नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं आदिकाल संबंधी प्रमुख तथ्य, उसका सामान्य परिचय कि आदिकाल में कौन कौन प्रस्तोता हुए और आदिकाल का नामकरण क्या क्या रखा गया। आचार्य प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख कथन, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, किस विद्वान के अनुसार। तो इन सभी तथ्यों का अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आदिकाल का नामकरण और प्रस्तोता कि किस विद्वान ने आदिकाल का नाम क्या रखा है। चारण काल जॉर्ज ग्रेसन आदिकाल का जो नामकरण उन्होंने किया है वो चारण काल किया है। और F.E.K. ने प्रारंभिक काल मिश्रबंधु एवं गणपति चंद्र गुप्त। बीजवपन काल कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल जो नामकरण किया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। तो आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुसार नाम दिए हैं। सिद्ध सामंत काल, राहुल साकृत्यायन आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहते हैं। तो प्रश्न बनता है परीक्षाओं में कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है। ऑप्शन इधर से आएंगे। तो राहुल साकृत्यायन जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से पुकारा है। संधिकाल एवं चारणकाल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संधिकाल एवं चारणकाल कहा है। किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी एक पुस्तक भी है आदिकाल उद्भव और विकास, इस तरीके से हिंदी साहित्य का आदिकाल। जयकाल कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने इसे जयकाल कहा है। आधार काल सुमन राजे एवं मोहन अवस्थी जी ने। तो प्रश्न आधार काल से भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं कि आधार काल किसने कहा है। तो सुमन राजे एवं मोहन अवस्थी। तो यदि इस तरह का प्रश्न आएगा तो इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह कहते हैं। आदिकाल को अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह। उद्भव काल वासुदेव सिंह और संक्रमण काल कहते हैं राम खेलावन पांडे जी। तो आदिकाल का जो नामकरण विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुसार किया है तो हमने सभी का अध्ययन किया। हिंदी का प्रथम कवि एवं प्रस्तोता कि हिंदी का प्रथम कवि किस विद्वान ने किसे माना है। तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्रगुप्त सालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं क्योंकि स्वयंभू की जो रचनाएं हैं वो बहुत पुरानी हैं। राहुल साकृत्यायन जी सरहपा को प्रथम कवि मानते हैं, हिंदी का प्रथम कवि सरहपा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह विद्यापति, डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति जी को माना है। चंद्र शर्मा गुलेरी मुंज को मानते हैं। तो इस प्रकार जो विभिन्न विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है तो सभी एक मत नहीं है। इस विचार को लेकर सभी ने अपनी अपनी विशेषताओं, उन कवियों की विशेषताओं, उनका समय, उनके अनुसार अलग अलग कवियों को माना है हिंदी का प्रथम कवि। कुछ प्रमुख तथ्य हैं। देवसेन कृत श्रावकाचार, जो देवसेन की रचना है श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। जॉर्ज ग्रेसन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया था। कितने कवियों को शामिल किया था आदिकाल में? जॉर्ज ग्रेसन ने 9 कवियों को। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि जॉर्ज ग्रेसन ने आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल में पहले 19 कवियों को शामिल किया था। मिश्र बंधुओं ने पहले 19 को किया था, फिर अगले संस्करण में सिद्धों एवं नाथों को शामिल कर संख्या उनकी 75 कर दी। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। प्रश्न आचार्य शुक्ल का कथन है ये, क्या कहा है? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग घोषित किया है। तो यहाँ से कथन वाले जो प्रश्न आते हैं कि विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, ये उसे हो गया, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का पद्य समझा जाता था। तो दूहा का अगर बात होगी तो वो क्या होगा? अपभ्रंश का पद्य होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि दोहा या दूहा क्या है? प्राकृत का वो अपभ्रंश का अपना छंद है, उसे अपभ्रंश का अपना छंद बताते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है महत्वपूर्ण। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल में लिखा है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। तो 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का जो काल उन्होंने कहा है, उसे क्या कहा है? भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। उस समय अपभ्रंश भाषा ही प्रचलित थी, तो अपभ्रंश के बारे में उन्होंने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक प्रमुख कथन है ये। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति साधकों के पद, राम भक्त या वैदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदी कवियों के रोमांस और रीति काव्य, यह 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त प्रभृति कुछ विद्वानों ने अपभ्रंश और हिंदी के मध्य निर्णायक रेखा खींचना कठिन मानकर भक्ति काल से ही हिंदी साहित्य की शुरुआत मानने का, इन लोगों को क्या लगा कि अपभ्रंश हिंदी के मध्य, यानी अपभ्रंश को उन्होंने हिंदी में शामिल नहीं किया, उसके एक उन्होंने विभाजन कर दिया कि हिंदी की जो शुरुआत होगी, हिंदी साहित्य की जो शुरुआत है वो भक्ति काल से ही मान ली। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त आदि विद्वानों ने। तो जो प्राकारानुशासन जो एक ग्रंथ है, पुरुषोत्तम देव की रचना है, महत्वपूर्ण है। प्राकारानुशासन किसकी रचना है? पुरुषोत्तम देव की। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा कि डिंगल की कवियों की वीर गाथाएं, ये 9 वो किया इन्होंने। 6 धाराएं विकसित अपभ्रंश कविता का विकास है। ये धाराएं विकसित हुई तभी धीरे धीरे हिंदी कविता का विकास हुआ। तो आज के सत्र में इतना ही। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्र में धार्मिक साहित्य की रचनाएं, अपभ्रंश रचनाएं, अपभ्रंश के प्रमुख कवि, सिद्धमत एवं नाथ साहित्य। तो हम हिंदी साहित्य का आदिकाल शुरू कर रहे हैं, तो इसमें धीरे धीरे आदिकाल की प्रवृत्तियों की ओर बढ़ते जाएंगे और प्रमुख कवियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।